हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका विस्तृत एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। अब तक हमने राजस्थान के कुछ इतिहास के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जिसमें पहला टॉपिक हमने देखा था राजस्थान के इतिहास का सामान्य परिचय। फिर उसके बाद हमने देखा था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। थर्ड टॉपिक था हमारा राजपूत वंश की उत्पत्ति के सिद्धांत। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? तो इस टॉपिक में इस वंश की कहाँ से उत्पत्ति हुई है, और गुर्जर प्रतिहार वंश प्रतिहार क्यों कहा गया है, गुर्जर शब्द का क्या अर्थ है, और हम आगे देखेंगे कि इसके जो महत्वपूर्ण शासक रहे हैं उन सब ने क्या उपाधियां हासिल की है, कौन कौन से युद्ध लड़े हैं, और उनका जो उल्लेख है वो हमें किस प्रशस्ति से मिलता है, इन सब के बारे में हम आगे देखेंगे। ओके, तो पहले तो हम हेडिंग डाल देते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रतिहार की। दो शब्द हैं यहाँ, एक शब्द है गुर्जर और दूसरा है प्रतिहार। प्रतिहार शब्द का अर्थ क्या है? पहली बात तो इस शब्द का अर्थ होता है द्वारपाल। इस प्रतिहार शब्द को द्वारपाल ही क्यों कहा जाता है, या इसका अर्थ द्वारपाल ही क्यों है, या इसकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी अभी हमें बस इतना पता होना चाहिए कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है द्वारपाल, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? तो इसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था राजपूत वंश की उत्पत्ति के सिद्धांत, उसमें एक शब्द आता है प्रतिहार, और इस प्रतिहार की उत्पत्ति उसमें मानी गई है अग्निकुंड से। चंद्रबरदाई नाम के जो इतिहासकार हैं उनके अनुसार माउंट आबू में एक अग्निकुंड यज्ञ करवाया था, किसने? मुनि वशिष्ठ ने, और उससे 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे, चौहान, एक प्रतिहार, परमार और चालुक्य। उसमें से एक कौन से है? प्रतिहार। तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? अग्निकुंड से। अब प्रतिहार वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें मिलती है, पहला तो हमें मिलता है कहाँ से? पहली जानकारी तो हमें मिलती है ग्वालियर प्रशस्ति से। और इस ग्वालियर प्रशस्ति में प्रतिहारों को क्या माना गया है? इसमें इन्हें भगवान राम के भाई कौन थे? लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। भगवान राम के भाई लक्ष्मण का वंशज किसमें बताया गया है? ग्वालियर प्रशस्ति में। किसे? प्रतिहार को। दूसरा, अब हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? दूसरी जानकारी एक ग्रंथ है जिसका नाम है संजन ताम्र लेख या संजन ताम्रपत्र। इस संजन ताम्रपत्र से हमें क्या जानकारी मिलती है? कि राष्ट्रकूट का एक राजा था। राष्ट्रकूट दक्षिण का एरिया है, तो दक्षिण का एक शासक था जिसका नाम है दंती दुर्ग। इस दंती दुर्ग ने एक यज्ञ करवाया था, जिस यज्ञ का नाम था हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया। और इस यज्ञ के अंदर जिसने भी द्वारपाल की भूमिका निभाई या द्वारपाल का कार्य किया, वे सभी क्या कहलाए? प्रतिहार कहलाए। और ये जो संजन ताम्र लेख है, ये संजन ताम्र लेख किसका है? ये इसके लेखक हैं अमोघ वर्ष। ठीक है। अब तीसरी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तीसरी हमें जानकारी, अब थर्ड जानकारी, या थर्ड ये कह ले कि हम इन्हें प्रतिहार क्यों कहते हैं, तो एक कारण ये भी माना गया है कि ये उत्तरी सीमांत के प्रहरी होने के कारण, उत्तर पश्चिम होगा, उत्तर पश्चिम सीमांत के रक्षक होने के कारण इन्हें क्या कहा गया? प्रतिहार कहा गया। तो प्रतिहार को सबसे पहले हमने देखा है कि प्रतिहार का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है द्वारपाल। इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? अग्निकुंड से मानी गई है। जानकारियां कहाँ से मिलती है? पहली हमने प्रशस्ति देखी, ग्वालियर प्रशस्ति, जो कि मिहिर भोज की, वे प्रतिहार वंश के शासक के। आगे हम पढ़ेंगे कि ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज ने क्यों लगवाई और उससे उन्हें क्या उपाधियां वगैरह मिली है। भगवान राम
के वंशज, भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज माना गया है इस प्रशस्ति में। संजन ताम्रलेख जो कि अमोघ वर्ष का है, और इस लेख में राष्ट्रकूट के राजा दंतीदुर्ग ने एक हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था, और इस यज्ञ में जिन जिन लोगों ने द्वारपाल का कार्य निभाया है या द्वारपाल का कार्य किया है वे सभी प्रतिहार कहलाए। और तीसरा क्या कारण है इन्हें प्रतिहार कहने का, क्योंकि इन्होंने उत्तर पश्चिम सीमांत की रक्षा की है, या उत्तर पश्चिम सीमांत का प्रहरी या रक्षक होने के कारण इन्हें प्रतिहार कहा गया है। फिर आगे हम देखते हैं गुर्जर शब्द। एक शब्द हमने यहाँ देखा है गुर्जर। गुर्जर शब्द एक भौगोलिक शब्द है, एक क्षेत्र विशेष को कहा गया है गुर्जर, भौगोलिक शब्द है ये। एक प्रशस्ति है एहोल प्रशस्ति। प्रशस्ति का नाम क्या है? एहोल प्रशस्ति। इस प्रशस्ति को लगवाया किसने था? साउथ के एक शासक है, दक्षिण भारत के एक शासक है जिनका नाम है पुलिकेशन सेकंड। पुलिकेशन सेकंड। इस एहोल प्रशस्ति में ही सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया गया? सर्वप्रथम गुर्जर शब्द का प्रयोग किया गया। इस प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है या रचना करता है रवि कीर्ति। ये पूरा अलग पोर्शन है हमारा जो हमने अभी पढ़ा। तो अभी हमने देखा है कि गुर्जर शब्द एक भौगोलिक शब्द है, और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया? तो इसका प्रयोग किया गया एहोल प्रशस्ति में। इस एहोल प्रशस्ति किसने लगवाई थी? पुलिकेशन सेकंड ने लगवाई थी, और इसके रचनाकार है रवि कीर्ति। और इसी प्रशस्ति में सर्वप्रथम किस शब्द का प्रयोग किया गया? गुर्जर शब्द का प्रयोग किया गया। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि ये हमारा भारत, ये है इंडिया। इंडिया में ये हम दो नदियाँ अभी वर्तमान में भी महत्वपूर्ण है, एक है यमुना और एक है गंगा। इन दो नदियों या भारत की या विश्व की किसी भी दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोआब। तो यहाँ एक दोआब था, और उस दोआब का क्या नाम था? कन्नौज। कन्नौज। 6वीं शताब्दी के आसपास कन्नौज एक महत्वपूर्ण राज्य था, या ये कह लें कि जैसे कि मुगल काल में दिल्ली एक महत्वपूर्ण सल्तनत थी, या वहाँ का जो शासक होता था वो महत्वपूर्ण माना गया है भारत के इतिहास में, वैसे ही 6वीं शताब्दी के आसपास कन्नौज का जो शासक होता था वो महत्वपूर्ण होता था। और यहाँ 606 से लेकर 647 ईस्वी तक शासन कर रहे थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के ही शासन काल में एक चीनी यात्री भारत आते हैं, और उस चीनी यात्री का क्या नाम है? तो ये काफी फेमस रहा है। इस चीनी यात्री का नाम है हेनसांग या युवानसांग। इससे ही यात्रियों का राजकुमार या नीति का पंडित कहा जाता है। ये मिस्टर 72 कंट्रीज 72 देशों की यात्रा कर चुके थे, और इन्होंने भारत आकर भारत को और भारत के अलग अलग क्षेत्रों को अपनी लैंग्वेज में अलग अलग नामों से संबोधित किया। तो क्वेश्चन आ सकता है या आ जाता है कई बार क्वेश्चन कि गुर्जर प्रांत को हेनसांग ने क्या कहा या भारत को क्या कहा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भारत को क्या कहा है। भारत को इन्होंने कहा है तिमिनंतु। तिमिनंतु। गुर्जर को क्या कहा है? गुर्जत्रा जो प्रांत था उस समय, हम सारे नाम ये नहीं याद रखेंगे कि उन्होंने हर क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया है पूरे भारत में, इतना याद करना बहुत टफ भी होगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करके हम फोकस कर सकते हैं कि गुर्जत्रा प्रांत को क्या कहा है। क्यों? क्योंकि हम गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ रहे हैं, राजस्थान का एरिया है ये, तो हम तो उसी को याद रखेंगे। गुर्जत्रा प्रांत को क्या कहा? कुचेलो। कुचेलो। और गुर्जत्रा प्रांत में ही आता है भीनमाल। भीनमाल वर्तमान में जालौर में है, और भीनमाल को कहा है पीलो मोली। ठीक है, ये एक छोटा सा पोर्शन लिया था क्योंकि यहाँ पर ये हेनसांग ने गुर्जत्रा प्रांत को कुचेलो और भीनमाल को पीलो मोली बोला इसलिए। तो यहाँ हमें वैसे भी याद रखना है कि कन्नौज और कन्नौज के 606 से 647 के बीच में
शासन कर रहे थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के ही शासनकाल में एक चीनी यात्री भारत आते हैं जिनका नाम है हेनसांग या युबानसांग। इन्हीं का उपनाम क्या है? यात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। और इन्हें ही क्या कहा जाता है? नीति का पंडित। ये इनके उपनाम है और इन्होंने 72 देशों की यात्रा कर चुके थे। भारत को इन्होंने किस नाम से संबोधित किया है? तिमिनंतु। और गुर्जत्रा प्रांत को क्या कहा है? कुचेलो। और भीनमाल को कहा है? पीलोमोली। अब आगे हम देखेंगे इंडिया के हर एक पोर्शन में या ये जो भूखंड होता था, यहाँ पर छोटे छोटे राज्य थे या शासक थे और यहाँ पर था 2 नदियों के बीच कन्नौज। अब इन कुछ छोटे क्षेत्रों में कौन कौन से राजा शासन कर रहे थे? तो ये जो एरिया, ये राजस्थान का एरिया है और ये है भीनमाल। भीनमाल में कौन सा वंश था? प्रतिहार वंश। इधर है बंगाल। इस समय 6वीं शताब्दी में बंगाल में कौन सा वंश था? यहाँ पर था पाल वंश। और ये है साउथ का एरिया। साउथ के एरिया में ये कौन सा क्षेत्र है? मान्यखेत। और ये कहाँ है? कर्नाटक। और यहाँ पर कौन सा वंश था? तो यहाँ पर था राष्ट्रकूट वंश। प्रतिहार वंश के संस्थापक किसे माने गए हैं? प्रतिहार वंश के संस्थापक माने गए हैं हरिश्चंद्र। पाल वंश के शासक कौन हैं? गोपाल या संस्थापक। और राष्ट्रकूट वंश के हैं दंतीदुर्ग। अब हम यहाँ बात करेंगे, हमें ये जो एरिया है, एक तो मान्यखेत और बंगाल, ये इन दोनों का भी थोड़ा साथ में लेकर इसलिए चलना है क्योंकि आगे हम देखेंगे वत्सराज, नागभट्ट सेकंड, इन सब ने युद्ध किए हैं बंगाल के शासक से, कन्नौज के शासक से और ये कर्नाटक के जो शासक राष्ट्रकूट वंश के शासकों से। तो इन सबको हमने इसलिए ध्यान में रखना है ताकि हमें थोड़ा दिमाग में क्लियर रहे कि राष्ट्रकूट वंश कहाँ पर है, साउथ की साइड में है, बंगाल की साइड में कौन सा वंश है। ठीक है, अब हम यहाँ पर मेन हमारा इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा प्रतिहार वंश पर। टॉपिक हमारा यही है, गुर्जर प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश में हम देखते हैं हरिश्चंद्र को संस्थापक माना गया है प्रतिहार वंश का। और हरिश्चंद्र का जो वास्तविक नाम क्या है? रोहलित्ती। और इनका उपनाम क्या है? प्रतिहारों का आदि पुरुष। इस हरिश्चंद्र की 2 रानियां थी, 2 पत्नियां थी। एक थी ब्रह्माणी और एक थी क्षत्राणी। जो ब्रह्माणी थी उससे जो संतान उत्पन्न हुई है वे सभी क्या कहलाए? ब्राह्मण प्रतिहार। और जो क्षत्राणी थी उससे जो संतान उत्पन्न हुई वो क्या कहलाई? क्षत्रिय प्रतिहार। इस क्षत्राणी का जो मूल नाम वो था भद्रा। और भद्रा के 4 पुत्र कंदक, भोगभट और रज्जिल। इन चारों ने ही क्या किया? इन चारों ने ही मंडौर पर आक्रमण करके अधिकार किया और उसे अपनी राजधानी बना दिया और प्रतिहार वंश की स्थापना कर दी। यहाँ से हम देखते हैं कि रज्जिल, नाम है रज्जिल जो था उसका पौत्र नागभट्ट फर्स्ट ये शासक बन जाता है। यहाँ से मेन इतिहास स्टार्ट होता है और यहाँ से महत्वपूर्ण शासक आते हैं। यहाँ अभी तक तो हमने बेसिक देखा था कि गुर्जर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका अर्थ क्या है,
और उसका जो संस्थापक है वो कौन है, आसपास के जो शासक है वहाँ पर किस वंश का शासन था, इन सब के बारे में देखा है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा है, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने देखा है प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र को कहा गया है। इधर मानिक के साउथ का जो एरिया कर्नाटक का, वहाँ पर राष्ट्रकूट वंश का शासन था और वहाँ के शासक थे दंतीदुर्ग। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक है गोपाल। हरिश्चंद्र का जो वास्तविक नाम है वो क्या है, रोहिलिद्धि है, और इनका उपनाम क्या है, प्रतिहारों का आदि पुरुष। प्रतिहारों का आदि पुरुष क्यों, क्योंकि ये प्रतिहार वंश के संस्थापक है। फिर है ब्रह्माणी और शत्राणी, दो रानियां थी किसकी, हरिश्चंद्र की। ब्रह्माणी जो थी उससे उत्पन्न संतान क्या कहलाई, ब्राह्मण प्रतिहार, और शत्राणी से उत्पन्न संतान क्या कहलाई, क्षत्रिय प्रतिहार। शत्राणी का जो मूल नाम था वो क्या था, भद्रा। भद्रा के 4 पुत्र थे, कंदक, लह, रज्जिल और भोगभट। और रज्जिल का जो पौत्र था वो आगे चल के शासक बनता है नागभट्ट फर्स्ट के नाम से। इन चारों ने मिलकर क्या किया, मंडोर पर अधिकार किया और प्रतिहार वंश की वहां स्थापना कर दी और बाद में मंडोर को अपनी राजधानी बना दी। अब आगे हम देखते हैं नागभट्ट फर्स्ट। अभी हमने पढ़ा है नागभट्ट फर्स्ट, पहला हमारा शासक आता है नागभट्ट फर्स्ट। नागभट्ट फर्स्ट का उपनाम क्या था, इन्हें और किस नाम से जाना जाता था, नागावलोक, नारायण, इंद्र के दम का नाशक, मलेच्छों का नाशक, क्षत्रिय ब्राह्मण, और राम का प्रतिहार। राम का प्रतिहार। ये जब शासक बने तो सबसे पहला कार्य इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी बदल दी। मंडोर से अपनी राजधानी को मेड़ता स्थानांतरित कर दिया। मेड़ता वर्तमान में नागौर में है, मेड़ता स्थानांतरित किया। दूसरा कार्य इन्होंने किया, भीममाल पर अधिकार। भीममाल पर अधिकार किया और यहाँ पर प्रतिहार वंश की स्थापना कर दी। और बाद में इन्होंने भीममाल को अपनी राजधानी बना दी। भीममाल के बाद में इन्होंने दूसरी राजधानी भी बनाई और दूसरी राजधानी इन्होंने बनाई उज्जैन को। और उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, अवंतिका। दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाई, तो इसका मतलब नागभट्ट फर्स्ट के शासन काल में इनका जो एरिया था या जो साम्राज्य था वो कहाँ तक फैल गया था, उज्जैन तक फैल गया था। उज्जैन में जब इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी उज्जैन को, तब इन्होंने यहाँ एक यज्ञ करवाया था और इस यज्ञ में उन्होंने आमंत्रित किया था राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग को। दंतीदुर्ग कौन से वंश के थे, राष्ट्रकूट। इन्हें आमंत्रित किया और इन दंतीदुर्ग को आमंत्रित करने के बाद तो इन्होंने इस यज्ञ में जाकर क्या किया, नागभट्ट फर्स्ट को ही खदेड़ दिया। यहाँ अभी हमने देखा है नागभट्ट फर्स्ट के बारे में। तो नागभट्ट फर्स्ट का सबसे पहले तो हमने उपनाम देखे हैं, नागावलोक, नारायण, इंद्र के दम का नाशक, मलेच्छों का नाशक, क्षत्रिय ब्राह्मण और राम का प्रतिहार, ये इनके उपनाम है। और फिर हमने देखा था कि सबसे पहला कार्य इन्होंने क्या किया है, मंडोर को अपनी राजधानी चेंज करके मेड़ता कर दी। फिर उन्होंने क्या किया, भीममाल पर अधिकार किया, यहाँ पर प्रतिहार वंश की स्थापना की और राजधानी बना दी। क्वेश्चन आता है कई बार कि भीममाल में प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की, या भीममाल में प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक कौन थे, नागभट्ट फर्स्ट। दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया और यहाँ से हम अनुमान लगा सकते हैं कि नागभट्ट फर्स्ट का जो साम्राज्य था वो उज्जैन तक फैल गया और उज्जैन तक इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया। तो उस उपलक्ष्य में इन्होंने एक यज्ञ करवाया था जिसका नाम है हिरण्यगर्भ यज्ञ नाम है,
और यहाँ पर आमंत्रित किया किसको, दंती दुर्ग को। राष्ट्रकूट वंश के शासक थे जो कि साउथ का एरिया है कर्नाटक का, और यहाँ पर नागभट्ट फर्स्ट को इन्होंने दंती दुर्ग ने आकर खदेड़ दिया। तो वापस इनकी राजधानी चेंज हो जाएगी, मतलब उज्जैन पर अब नागभट्ट फर्स्ट का शासक, तो अब उज्जैन पर नागभट्ट फर्स्ट का अधिकार नहीं रहा। और आगे एक मुख्य शासक आते हैं, उनका नाम है वत्सराज। वत्सराज फर्स्ट। अभी हमने देखा था भारत का ये एरिया, और यहाँ पर है कन्नौज। कन्नौज का जो शासक होता है वो महत्वपूर्ण होता है। वहाँ पर जो अन्य राज्य या अन्य साम्राज्य के जो शासक होते हैं उनकी हमेशा नजर रहती है कि हाँ, कन्नौज पर हमें भी अधिकार करना है। तो इस कन्नौज पर यहाँ पर थे इंद्रायुक्त, यहाँ भीनमाल में थे वत्सराज, और यहाँ साउथ में थे ध्रुव फर्स्ट, और यहाँ पर कौन थे, बंगाल में धर्मपाल। ये जो इंद्रायुध था ये एक अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक। इसका पता चल गया किसको, वत्सराज को। अब वत्सराज क्या करता है, वत्सराज आक्रमण करता है कन्नौज पर। इसे मुंगेर का युद्ध या मुदगगिरी का युद्ध कहा गया। मुंगेर या मुदगगिरी का युद्ध कहा गया। जैसे ही वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण किया, इधर धर्मपाल ने आक्रमण कर लिया वत्सराज पर, परंतु इस युद्ध में धर्मपाल स्वयं हार गया और पीछे हट गया। इन दोनों के बीच जैसे ही ये युद्ध चला तो इसका पता चला ध्रुव फर्स्ट को, और ध्रुव फर्स्ट ने आक्रमण कर दिया वत्सराज पर। और ध्रुव फर्स्ट ने जब आक्रमण किया तो इसमें वत्सराज हार गया। जब वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण किया था तब ये जीत गया था और प्रतिहार पर अधिकार कर लिया था, कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, लेकिन प्रतिहार वंश की स्थापना नहीं कर पाया था। इन सब की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? इन सब की जानकारी हमें मिलती है, वत्सराज की जानकारी मिलती है हमें, एक ग्रंथ है कुवलय माला, कुवलय माला। और इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है या लेखक कौन है? उद्योतन सूरी। इस ग्रंथ में ही वत्सराज को 2 उपाधियां दी गई है। पहली तो क्या है? रणहस्तिन, रणहस्तिन, और दूसरी उपाधि है जयवराह, वराह। रणहस्तिन का अर्थ क्या होता है? रणहस्तिन का अर्थ होता है युद्ध का राजा, युद्ध का राजा या युद्ध का हाथी, युद्ध का हाथी। और जयवराह क्यों? क्योंकि इन्होंने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। वैष्णव धर्म को संरक्षण देने के कारण। और क्या कार्य किए हैं वत्सराज ने? तो वत्सराज ने एक ओसिया जोधपुर में सरोवर बनाया, जोधपुर में एक सरोवर बनवाया और एक महावीर स्वामी का मंदिर बनवाया, महावीर स्वामी जी का मंदिर। और इस मंदिर को वर्तमान में राजस्थान का या उत्तर पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन जैन मंदिर माना गया है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन जैन मंदिर। वर्तमान में इसे क्या कहा गया है? वर्तमान में इसे सूर्य मंदिर कहा गया है, सूर्य मंदिर कहते हैं। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है वत्सराज फर्स्ट के बारे में। सबसे पहले तो हमने वत्सराज फर्स्ट ने कौन सा युद्ध लड़ा था?
कन्नौज का युद्ध, किसके साथ? इंदिरा युद्ध के साथ। और इंदिरा युद्ध इस युद्ध में हार गया था, जिसे कहा गया मुंगेर का युद्ध। और इंदिरा युद्ध के हारने का कारण क्या था? ये एक अयोग्य शासक था। यहाँ कन्नौज पर अधिकार हो जाता है वत्सराज का। जैसे ही इसकी खबर मिलती है धर्मपाल को, पाल वंश के शासक, वे वत्सराज पर आक्रमण बोल देते हैं और इस युद्ध में धर्मपाल स्वयं हार जाता है, वत्सराज जीत जाता है और धर्मपाल पीछे हट जाता है। इधर ध्रुव फर्स्ट को जैसे इसकी जानकारी मिलती है, ध्रुव फर्स्ट भी आक्रमण करने पहुंचते हैं और इस युद्ध में वत्सराज हार जाता है और ध्रुव फर्स्ट जीत जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि कन्नौज को लेकर जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ वो किन लोगों के बीच हुआ। क्वेश्चन कई बार आता है कि ये जो संघर्ष था वो क्या कह रहा है? त्रिपक्षीय संघर्ष। और ये किन के बीच में हुआ? ये हुआ पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच। इन तीन वंशज के शासकों के बीच युद्ध होने के कारण ये क्या कहलाया? कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। इस वत्सराज की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? भूगोलमाला ग्रंथ से। इसके रचनाकार कौन थे? उद्योतन सूरी। और इसमें इन्हें दो उपाधियां दी गई है। किन्हें? वत्सराज को। एक तो रणहस्तिन और दूसरा जयवरा। रणहस्तिन का क्या अर्थ होता है? युद्ध का राजा या हाथी। और जयवरा का क्या अर्थ होता है या क्यों दी गई जयवरा उपाधि? वैष्णव धर्म के संरक्षण देने के कारण। ओसिया जोधपुर में ही इन्होंने एक सरोवर का निर्माण करवाया और जहाँ पर महावीर स्वामी जी का मंदिर भी बनवाया है। इसे पश्चिमी राजस्थान का सबसे प्राचीन जैन मंदिर माना गया है और वर्तमान में से एक सूर्य मंदिर भी कहा जाता है।